गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में उसका अराइवल कैसे हुआ, उसके साथ साथ को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की उसने इनिशियली जैसे आई, तो उसको ये पता चला कि ऑलरेडी जो डच है और पोर्टुगाल की जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस कर रही थी, ट्रेड कर रही थी। अब जैसे वो आए, जब उनको भारी कंपटीशन का फेस करना पड़ा, इन तीनों कंपनीज ने जब आपस में जब इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो इन तीनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बिकॉज कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया। इसके साथ साथ इस वजह से इनको बैटल्स लड़े, इन्होंने एक दूसरे के शिपमेंट्स थे उनको रोका, समुद्र में उनको डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। एज ए रिजल्ट ईस्ट इंडियन कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी, उसको वॉर लड़ना पड़ा। किससे? डच की कंपनी से और पोर्टुगल की कंपनी से, और उसमें वो सक्सीड भी हुए, उसमें उन्होंने वो बैटल्स जीत भी लिए। इसके बाद हुआ ये कि इनके पास इन्होंने फिर जो बंगाल जो क्या जो कोलकाता वाला इलाका था, वहाँ से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी और धीरे धीरे इन्होंने 3 विलेजेस अपने अंडर में ले लिए। उन 3 विलेजेस में जो ट्रेड करते थे उसका उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ प्रॉब्लम इमर्ज होती है, जो नवाब थे, जो लोकल रूलर्स ऑफ बंगाल थे, वो अगेंस्ट थे। ओके, जो लोकल रूलर्स थे वो मुगल एम्पायर के अंदर ही थे। बट जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा समानता के बारे में, लोकल लैंडलॉर्ड्स के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, वैसे ही ये नवाब ऑफ बंगाल थे जो कि मुगल एम्पायर के थे। ओके, जो कि औरंगजेब के किंग के अंडर में थे। तो जो लोकल रूलर्स थे नवाब बंगाल, उन्होंने अपोजिशन किया है ना ब्रिटिशर्स का, बिकॉज उन्हें बिकॉज एक और चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो प्राइवेटली ट्रेड करके बिजनेस करके टैक्स छुपा रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसी का अपोजमेंट ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडियन कंपनी को हुआ फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल। आइए पढ़ते हैं। The differences between Nawab of Bengal and the company intensified during the early 18th century. After the death of Aurangzeb, the Nawab of Bengal who succeeded him began to establish control. जब औरंगजेब की डेथ होने लगी तो नवाब बंगाल ने अपना कंट्रोल अंडर में लिया। रीजन ये था कि जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, उतने केपेबल नहीं थे कि इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल कर सके। तो जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपना किंगडम के आसपास के एरिया पे अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो दे वर अगेंस्ट द कंपनी। जो लोकल रूलर्स थे नवाब बंगाल जिसका कि हम केस पढ़ रहे हैं, वो ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट थे। ओके, दे वर अगेंस्ट द कंपनी एक्वायरिंग टेरिटरीज एंड एक्सपांडिंग इट्स ट्रेड इन बंगाल। दे फेयर दैट बंगाल वाज बीन डिप्राइव्ड ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अब वो अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने जो फरमान औरंगजेब किंग से निकलवा दिया था, उसकी वजह से वहाँ पर जो रेवेन्यू हो रहा था वो जनरेट नहीं कर पा रही थी उनकी किंगडम। ओके, मीन्स जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स है वो उनको नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट फरमान। वो काफ़ी उससे नाखुश थे, उसके अगेंस्ट थे। द डिमांड ऑफ ह्यूज ट्रिब्यूट फ्रॉम द कंपनी फॉर कंटिन्यूइंग ट्रेड एंड प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि ये जो अपना किला उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था उस पर वो रोक लगाना चाहते थे। उसके साथ साथ टैक्स पे जो वो नहीं कर रहे थे वो करवाना चाहते थे। ओके, इसके साथ ये खुद के अपने कॉइन्स डेवलप कर रहे थे, वो मना करना चाह रहे थे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। ओके, सो द कंपनी फेल्ट दैट द डिमांड ऑफ लोकल रूलर्स वर अनजस्ट एंड हैम्पर्ड इट्स ट्रेड। ओके, इसके साथ साथ अब ब्रिटिश कंपनी का ये पॉइंट था कि जो लोकल रूलर्स की डिमांड है वो गलत है और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। इट बिलीव दैट ट्रेड कुड फ्लरिश इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। उनका ये मानना था कि अगर आप हमसे टैक्स लोगे, ड्यूटीज लोगे, तो हमारा ट्रेड आगे बढ़ेगा ही नहीं, बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। According to the company, the trade could only expanded by enlarging settlements, acquiring more villages and rebuilding forts। और कंपनी की स्ट्रेटेजी थी कि हम ट्रेड को जब एक्सपांड कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जगह विलेजेस को हम अपने अंडर में ले लेंगे, वहाँ पे अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नवाब और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एज ए रिजल्ट वहाँ एक बैटल हुआ जिसको कि हम एक फेमस बैटल बोलते हैं, बैटल ऑफ पलासी, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। और यहीं से
ब्रिटिशर्स का इंडिया पर रूल होना स्टार्ट हुआ। रीज़न ये था कि यहाँ से ब्रिटिशर्स के बीच में, नवाब ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुआ, जिसको फेमस बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, जहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो लोकल नवाब थे उनको हरा दिया। एज ए रिजल्ट यहाँ से ब्रिटिशर्स का मीन्स एक तरीके से पॉलिटिकली कंट्रोल आने लग गया, है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। कौन था, कौन कौन से रूलर्स थे, कौन रूलर्स थे नवाब ऑफ बंगाल जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल किया था। ओके, following the death of Aurangzeb, the Mughal Empire disintegrated and many big zamindars and Mughal governors declared themselves the ruler of different regional kingdom। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोकल सामंताज थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जैसे औरंगजेब मर गया उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करवा दिया गया और उन्होंने अपने किंगडम सेटअप करने लग गए विथ फुल कंट्रोल। अब बंगाल में क्या हुआ, जो पावरफुल नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला केम टू पावर वन आफ्टर अनदर। बंगाल जो रीजन था वहाँ पे मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला इन्होंने बंगाल में पावर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। बट व्हाट द कंपनी वांटेड वर पपेट रूलर्स हु कुड एग्री टू ऑल इट्स डिमांड, बट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। अब कंपनी ये चाहती थी कि जो रूलर जो भी इमर्ज हो रहे हैं उनको ऐसे रूलर से पपेट रूलर जो उनके इशारों पर नाचे। ओके, जो जैसा वो बोले ब्रिटिशर्स वैसे वो नवाब से राजा वही काम करे। बट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। सिराजुद्दौला who came to power in 756 after the death of Alivardi Khan was powerful leader and was against the company। जो नवाब ऑफ बंगाल की हम बात करते थे उसमें सिराजुद्दौला सबसे पावरफुल पर्सन था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी उन्होंने फुल कंट्रोल लेना स्टार्ट किया और वो कंपनी के अगेंस्ट थे। Understanding the situation, the company tried to make one of Sirajuddaulla's rival the Nawab of Bengal। अब इस सिचुएशन को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला के जो राइवल्स यानी जो दुश्मन थे, उस कंपनी चाहती थी कि वो नवाब ऑफ बंगाल बन जाए, मींस किंग ऑफ बंगाल वो बन जाए। This infuriated Sirajuddaulah and he asked the company to stop fortification and pay revenue। जब सिराजुद्दौला को ये पता चला कि वो अपने वो ब्रिटिश कंपनी राइवल्स के साथ मिलकर, उसके दुश्मन के साथ मिलकर उसको किंग बनाना चाह रही है, तब उसने ब्रिटिश कंपनी के ट्रेड को पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने फोर्टिफिकेशन जो किला बनाते थे उस पर भी रोक लगा दी। उसके साथ साथ उनको फोर्स किया गया कि आपको अगर यहाँ पे बिजनेस करना है या ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे टैक्स या फिर रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। But when the company did not oblige all the negotiation failed। पर कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी बातचीत फेल होगी, नेगोशिएशन का पूरा फेल हो गया। फिर सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में बैटल हुआ यानी कि जंग हुई। सिराजुद्दौला के पास जो फोर्स थी वो 30,000 सोल्जर्स की थी। उन्होंने कैप्चर किया इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार और जब उन्होंने फर्स्ट अटैक किया तब उन्होंने 30,000 सोल्जर्स के साथ तो उन्होंने जो उनकी इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। ही टू कंपनी ऑफिशियल्स इनटू हिज कस्टडी और उन्होंने जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे यानी कि जो उनके ऑफिसर्स थे, जो मेन ऑफिसर्स थे, उनको अपनी कस्टडी में यानी बंदी बना लिया था। शट डाउन द वेयर हाउसेज, टूक अवे द वेपन्स ऑफ ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स। तो उन्होंने क्या क्या काम करा, बंदी बना लिया, उसके साथ साथ वेयर हाउस को सील कर दिया, उनके जितने हथियार थे वो सीज कर लिए, इसके साथ साथ जो उनके ऑफिसर्स थे उनको भी कैद कर लिया, उसके साथ साथ जो शिप जा रही थी, उनकी शिपमेंट जा रहा था उनको भी ब्लॉक करके रख दिया। ही देन वेंट ऑन टू कैप्चर द कंपनीज फॉर्ट एट कैलकाटा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि जो कैलकाटा में जो उनका किला है उसको भी कैप्चर किया जाए। The company was enraged by this and retaliated by waging a war against Sirajuddaulah at Plassey in 1757। और कंपनी ने ऑब्वियसली बात है गुस्सा है, उन्होंने इस वॉर का जवाब वापस दिया कब, 1757 पे। ओके, इस अटैक का जवाब बाय द वॉर हुआ इन 1757 और बैटल ऑफ पलासी जिसको हम बोलते सिराजुद्दौला के अगेंस्ट बैटल ऑफ पलासी में 1757 में अटैक करा अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जो उनके सेना अध्यक्ष थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ओके, फिर
सिराजुद्दौला was defeated and later assassinated. This was company's first major victory in India. उसके साथ ही साथ जब रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में जब उन्होंने अटैक किया प्लासी में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को जीत हासिल हुई और वहीं पर उन्होंने सिराजुद्दौला का हत्या कर दी। ओके, एज ए रिजल्ट ये स्टार्टिंग थी ब्रिटिश इंडिया की इंडियन रूलर्स पर विक्ट्री का। ओके, टुडे देयर आर फॉर्मल गवर्निंग बॉडीज टू हेल्प आयरन एंड डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट। अगर आज के टाइम की हम बात करें तो आज तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, इनकी अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील, अदर ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो कि अगर ट्रेडर्स और कंपनी गवर्नमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये बीच में आके सुलझा देते हैं। ओके, so the government of India has put in many places rules and regulations so that the trade can be done fairly, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं जिससे कि ट्रेड इजीली हो पाए। ओके, अब अपॉइंटिंग एंड मैनेजिंग पपेट रूलर्स। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल टेरिटरी ओन कर ली, जीत ली, तो यहाँ पर उन्होंने अपने अपने रूलर्स, ऐसे रूलर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया जो उनके इशारों पर चले। ओके, आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला द कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। आप जैसे सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लोकल रूलर दिया मीर जाफर, उसको नवाब ऑफ बंगाल या फिर किंग ऑफ बंगाल बना दिया। मीर जाफर हैज बीटेड सिराजुद्दौला एंड हैव द कंपनी विन द बैटल ऑफ पलासी। अब मीर जाफर कौन था? वो पर्सन था जो कि जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था बैटल में, और कंपनी के साथ बैटल में कंपनी का साथ दिया था, यानी ईस्ट इंडियन कंपनी का साथ दिया था, और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया और उसी को उन्होंने वहां का राजा बना दिया। ओके, the company however was still unwilling to take over the administration, but at the same time was finding it difficult to make its puppet ruler obey it. कंपनी इनिशियली ये चाह रही थी कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हम शासन में नहीं लगे, जो राज्य को शासन करने की जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें वो इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ ट्रेड पर ध्यान दे। पर लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि जो वो रूलर जिससे हम वो बिठाना चाह रहे थे, जिसको उन्होंने राजा बनाया था, वो इनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था। ओके, so when Mir Jafar protested against the company dealing, he was deposed and Mir Qasim was made the नवाब। अब मीर जाफर ने भी उसके कंपनी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाए, तो उन्होंने क्या करा, मीर जाफर को हटा के एक नया रूलर वहां पे बना दिया मीर कासिम। ओके, एज मीर कासिम टू रिफ्यूज टू ओबे द कंपनी, ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टेटेड। अब क्या हुआ कि मीर कासिम को जब राजा बनाया तो उसने भी कंपनी के रूल्स फॉलो करना, ओबे करना मना कर दिया। वापस एक बैटल ऑफ बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ, जहाँ पर मीर जाफर को मतलब वहाँ पर उनको वापस मीर कासिम को हरा दिया, उसको मार दिया और वापस से मीर जाफर को राजा बना दिया, नवाब बंगाल वापस बना दिया। ओके, so the Nawab was made to pay company a sum of 5 lakh every month. The company was not satisfied with this revenue. अब कंडीशन ये कर रखी मीर जाफर ने कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए आपको एज ए रेवेन्यू आपको मुझे देने पड़ेंगे, मतलब हमारे इस मतलब राजा को देने पड़ेंगे एज ए टैक्स, जो कि कंपनी को पसंद नहीं था। ओके, जो कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे कंपनी ओके इस रेवेन्यू से, क्योंकि इट वांटेड टू एक्वायर मोर ट्रेड वांट मोर रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स वॉर ट्रेड एंड एक्सपेंसेस। ओके, अब अगर 5 लाख रुपए अगर वो रूलर्स को टैक्स दे देंगे तो उनको जो अपना बिजनेस फ्लरिश करना है या बढ़ाना है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें अपनी टेरिटरी यानी कि अपनी जगह और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जब जाके हम ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, हम अपनी आर्मी बिल्ड कर पाएंगे। Finally, in 1765, after the defeat of Mir Jafar, it decided to become the Nawab itself. जब मीर जाफर से भी काम नहीं बना, जब उसने भी रेवेन्यू ज़्यादा मांगने लग गया, नवाब जो ब्रिटिश कंपनी है उसके रूल्स ओबे करना मना कर दिया, तो फिर वापस से उनके बीच में बैटल हुआ नवाब बंगाल्स के बीच में एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। मीर जाफर को हरा के लास्टली उन्होंने यही फैसला लिया कि हम खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हम खुद ही अपने जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसी को एज द नवाब ऑफ बंगाल घोषित कर दे। ओके, जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ही खुद को एज द नवाब बंगाल घोषित किया। ओके,
On 12th of August 1765, the company was appointed the Diwan of Bengal by Mughal Emperor Shah Alam II. The Diwan had the power to administrate treasuries under the control and collect revenue. These could comfortably finance the company's trade expenses. The original Nawabs of Bengal were forced to part with the lands and give a huge sum of money to company officials. और यहाँ पे हुआ ये कि कंपनी खुद जब नवाब बन गई तो उसने जो उनके वहाँ के जो नेटिव बैंक नवाब थे उनको ये फोर्स किया कि आपको अगर आपको इस टेरिटरी में रहना है, आज आपको नवाब ऑफ रहना है, तो आपको जो भी लैंड रेवेन्यू होता है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दीवान ऑफ बंगाल घोषित किए गए शाह आलम सेकंड को, जो कि इन जो ब्रिटिशर्स थे उसके अंडर ही काम करता था और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम उसी का होता था। जो भी लोकल नवाब से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो करेगा, वो जाके किसको देगा, इन ब्रिटिशर्स को। ओके, सो इन द इमरजेंस ऑफ नाबूस, company officials thus amused a lot of well by taking large amount of money as personal gift from नवाब्स। ओके, आप जब नवाब्स उनको टैक्स पे कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट किया। जैसे ही उसका एग्जांपल दिया गया है कि जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में जब रुके थे तो वो टाइम में 1743 टू 1767। रॉबर्ट क्लाइव में एस्टिमेटेड वेल्थ यानी कितने रुपए कमाए होंगे इससे, गिफ्ट से या फिर रेवेन्यू से, approximately 4,01,102 pounds। 4,01,102 pounds, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ओके, in fact, Robert Clive was entrusted with the responsibility of removing corruption from the company administration when he became the governor of Bengal in 1764, but the British Parliament cross-examined him in 1772 due to suspicious cast about his huge wealth. Though he was acquitted in 1773, he committed suicide in 1774। अब जो रॉबर्ट क्लाइव ने ये सोचा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो कंपनी के थे वो काफ़ी करप्शन यानी बहुत सारा पैसा इधर से उधर गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने उसकी काफ़ी जांच करी। बट इसको उल्टा क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो इंग्लैंड की, उन्होंने उल्टा रॉबर्ट क्लाइव पे आरोप लगा दिया कि आपने इतनी सारी वेल्थ कैसे कमाई। ओके, एज ए रिजल्ट उन पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। हालांकि 1773 में उनके जितने भी आरोप लगाए थे तो खारिज कर दिया गया था, पर लेकिन 1774 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। However, the company officials did not make large fortunes the way Robert Clive did. Many of them died at the young age in India due to war or disease. रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, और जो अदर ऑफिशियल्स यंग ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही यंग एज में ही मर गए। रीज़न यह था या तो कोई बीमारी की वजह से या फिर जंग की वजह से। A lot of them were ordinary people who aspired to make money in India only to have a comfortable life back home. Those who went back home with large amount of wealth from India and led an extravagant life were called the Nawabs. An aggregated version of Nawabs, they were ridiculed by the British society as they were seen as upstarts and the social climate। और जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पर काम कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका यही मोटिव था कि वो इंडिया से काफ़ी सारा वेल्थ कमा के लेके जाए। जब वो ब्रिटिशर्स अपने इंग्लैंड वापस लौट के गए तो वहाँ पे वजह अपर क्लास में उनको गिनना स्टार्ट कर दिया। हालांकि कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी थे जो कि यंग एज में मर गए। ओके, थैंक यू।